नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देखिए मौर्य प्रशासन की। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी देखिए मौर्य शासन में कौन कौन से राजा हुए। जैसे मौर्य शासन की स्थापना जैसे किसने स्थापना करी थी या नींव किसने डाली थी। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी, उसके बाद में उसका बेटा बिंदुसार हुआ और अशोक हुआ। जैसे जो प्रमुख राजा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक ही ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा काम जो करा था वो इन्होंने ही करा था। आज हम जानेंगे देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास की बुक में मौर्य प्रशासन के बारे में। तो हम देखते हैं कि वहाँ का प्रशासन जो कैसा होता था, वहाँ के जो शासक थे वो वहाँ के प्रशासन को कैसे चलाते थे, कौन वहाँ पर प्रमुख होता था, वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, वहाँ का समाज जो था वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ पर धार्मिक परिवर्तन जो थे वो कैसे थे, तो हम देखेंगे। देखिए मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीयकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। देखिए वहाँ पर जो है सत्ता का जो केंद्रीयकरण था वो किस में होता था, राजा में, लेकिन फिर भी वह निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए। जो कौटिल्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सहायक जो था, तो वो बताता है कि वहाँ पर जो है राज्य के 7 अंग जो होते थे वो प्रमुख होते थे। जो उसने बताया है कौटिल्य ने कि राजा और अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 अंग प्रमुख थे वहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता है। तो देखिए राजा के द्वारा जो वहाँ के जो है अमात्य की या पुरोहित की जो नियुक्ति करी जाती थी ना, तो वो एक कठिन परीक्षा लेकर के करी जाती थी, क्योंकि अमात्य की नियुक्ति से पहले कठिन परीक्षा से गुजरते थे ना, उसी को क्या बोलते हैं, उपदा परीक्षण बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है मौर्य प्रशासन में देखिए 18 तीर्थ होते थे। जो 18 तीर्थ थे उनमें से जो 4 तो प्रमुख थे जिनको मंत्रिण बुलाते थे, और इनकी जो 4 प्रमुख थे जिनकी सैलरी रहती थी 48,000 पण। आज तो हम पैसों को रुपया के नाम से जानते हैं, पहले जो है मुद्रा को किसके नाम से जानते थे, पण, निष्क, इसी से लेन देन करते थे। तो वहाँ पर जो 4 प्रमुख थे ना, जो मंत्रिण थे, वो कौन कौन थे, युवराज, सेनापति, पुरोहित, मंत्री, ये 4 ज़्यादा प्रमुख थे, और इन चारों की जो सैलरी थी वो 48,000 पण थी। और जो बाकी जो थे 14 बचे, 18 में से 4 तो प्रमुख हो गए और बाकी 14 बचे जो क्या कहलाते थे, मंत्री परिषद। उनकी जो सैलरी रहती थी ना वो रहती थी 12,000 पण। अब हम देखते हैं, देखिए केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में देखिए 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र भी कहा गया है। यहाँ पर देखिए महामात्र। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे वो कौन कौन थे 4 प्रमुख जो थे, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। इन चारों की सैलरी होती थी 48,000 पण। उसके बाद में देखिए समाहर्ता, ये भी केंद्र का था। इसका कार्य राजस्व एकत्र करना या बजट तैयार करना ये था। उसके बाद में है सन्निदाता। ये जो होता था सन्निदाता, ये कोष का अध्यक्ष होता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में देखिए 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख है। जैसे कोषाध्यक्ष हुआ, कोष का अध्यक्ष ध्यान रखने वाला। सीता अध्यक्ष मतलब कृषि का अध्यक्ष, कृषि के जो भी मामले होते थे ना उनका जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, सीता अध्यक्ष। पणिया अध्यक्ष, व्यापारिक मामले जो होते थे उनको कौन देखता था, पणिया अध्यक्ष। जैसे सूत्रा अध्यक्ष, ये कताई बुनाई का अध्यक्ष होता था। लूना अध्यक्ष, ये बूट चढ़खाने का होता था। विविता अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, वंदनागारा अध्यक्ष, आटविक इत्यादि युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। उसके बाद में देखेंगे हम प्रांतों की। ये तो देख लिए हमने केंद्र के। अब देखेंगे प्रांतों में कैसा प्रशासन था अशोक के समय। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांत थे। वह 5 प्रांत कौन कौन से थे, देखिए उत्तरापंथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैन।
तीसरा था कलिंग, इसकी राजधानी थी तोशली। चौथा था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। पांचवा था देखिए मध्य देश, इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब उसके बाद में देखते हैं, देखिए प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे। जो प्रांत थे वो किन में विभक्त थे? विषयों में। उनका जो प्रमुख होता था वो कौन, क्या कहलाता था? विषयपति। जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? स्थानिक। जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया क्या कहलाता था? गोप। जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। उसके बाद में देखेंगे नगर शासन। देखिए मेगस्थनीज ने अपनी जो बुक है इंडिका, उसमें बताया है कि वहाँ पर जो है देखिए 6 समितियाँ थी, जिनमें 5-5 सदस्य होते थे। कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते थे वहाँ पर। ये देखिए, देखते हैं अब। और वो जो 6 समितियाँ थी वो कौन कौन सी थी, उनको देखेंगे हम एक बार। देखिए समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्प से संबंधित थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख से संबंधित थी। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा कार्य से संबंधित थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखने से संबंधित थी। पांचवी समिति जो थी वो वस्तुओं के क्रय विक्रय निरीक्षण करने से संबंधित थी। और जो छठी और लास्ट जो समिति है वो देखिए विक्रय मूल्य का 10वां भाग या बिक्री कर के रूप में वसूलने, या यूँ कहें कि कर वसूलने के रूप में से संबंधित थी। प्रत्येक समिति में देखिए 5-5 सदस्य होते थे। और समितियाँ कितनी थी? 6। अब उसके बाद में करते हैं कि मौर्य प्रशासन में वहाँ पर सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग कौन कौन से थे? पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अंतपाल। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी क्या कहलाता था? अंतपाल। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिक, 6 लाख तो देखिए पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे मतलब घुड़सवार, 9,000 हाथी थे और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और कौन कहता है ये बात? मेगस्थनीज कहता है अपनी बुक इंडिका के अंदर। अब देखते हैं कि वहाँ पर मौर्य काल में जो है वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए वहाँ पर जो है वहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो धर्म स्थनीय और एक थी कंटक शोधन। तो देखिए ये देखिए सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। पहले देखिए गाँव में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था वही निर्णय सुनाता था। तो देखिए ग्रामणी या तो ग्रामणी मतलब गांव का जो निवासी था वो, या फिर ग्राम वृद्ध मतलब वहाँ का जो वृद्ध व्यक्ति था जो, वही निर्णय देता था। उसके ऊपर थे संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। अब देखिए ये 2 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से हैं। पहला है धर्म स्थनीय और दूसरा है कंटक शोधन। देखिए जो धर्म स्थनीय, देखिए ये रहा धर्म स्थनीय था। इसमें इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्मास्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता है और धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। उसके बाद में आता है कंटक शोधन। देखिए यहाँ पर जो थे फौजदारी अदालतें होती थी और यहाँ पर ये देखिए ये फौजदारी अदालतें थीं। 3 प्रदेष्टि तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजजुक। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग थे।
धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन, किसके अनुसार? चाणक्य के अनुसार। उसके बाद में देखते हैं, देखिए वहाँ पर जो मौर्य कालीन समाज जो था वो कैसा था, वहाँ पर देखिए औरतों की जो स्थिति थी वो कैसी थी। तो देखिए वहाँ का जो मौर्य कालीन जो व्यवस्था, सामाजिक जो व्यवस्था थी वो देखिए 6 भागों में 7 भागों में बटी हुई है। मेगस्थनीज कहते हैं कि वहाँ का जो समाज है वो 7 भागों में बटा हुआ था और कौटिल्य के हिसाब से 4 भागों में। तो देखिए मेगस्थनीज के हिसाब से जो 7 भाग थे वो तो देखिए निरीक्षक, अधिकारी, दार्शनिक, योद्धा, किसान, शिल्पी, पशुपालक, इन 7 रूपों में बांटता है। और जो है कौटिल्य है वो 4 भागों में बांटता है। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेगस्थनीज कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों में ये देखिए अशोक के अभिलेखों में मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं और वो 4 कौन कौन से थे देखते हैं। वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियां जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार, क्षता, वैदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज के इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में हुआ है। ये देखिए ये रहा 7 जातियाँ। मेगस्थनीज मानते थे कि वहाँ का जो समाज है 7 भागों में बटा हुआ था, जैसे दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, ये 7 प्रकार थे वहाँ के समाज के, कि इनमें बटा हुआ है कि वहाँ पर दार्शनिकों का जो वर्ग था वो अलग था, किसान थे वो अलग थे, पशुओं को पालने वाले थे जो अलग थे, शिकार करने वाले थे वो अलग थे। तो ऐसे बटा हुआ था। मौर्य काल में देखिए स्त्रियों की जो स्थिति थी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी। देखिए मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृतिकाल की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। देखिए नियोग होता है, पुनर्विवाह मतलब पति के मरने के बाद में दोबारा दूसरा विवाह, और नियोग प्रथा थी कि पति के मरने के बाद में किसी दूसरे व्यक्ति से रिलेशन बना करके मतलब पुत्र पैदा करना, वो प्रथा क्या थी? नियोग प्रथा। उसके बाद में देखते हैं देखिए शुंग वंश। इसके बाद में देखते हैं देखिए शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए इसकी स्थापना, देखिए शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व हुई थी और किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और ये जो पुष्यमिंग सूत्र जो है ना, शुंग जो है ना, ये मौर्य को जो राजा है ना ब्रह्मदत्त, उसका प्रधान सेनापति था। पुष्यमिंग सूत्र ने देखिए धोखे से बृहदत्त को मार करके, पुष्यमिंग सूत्र ने बृहदत्त को मार करके धोखे से और शुंग वंश की स्थापना करी थी 185 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर उसने उससे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। और ये जो पुष्यमिंग शुंग है ये 151 ईसा पूर्व तक रहा था यहाँ पर। और पुष्यमिंग शुंग ने देखिए उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। और इसी यज्ञ के समय देखिए सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि भी वहीं पर रहते हैं। और देखिए वहाँ पर जो पुष्यमिंग के बाद में जो राजा हुए वो कौन कौन से थे? अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व सिंहासन से उतार दिया था। उसके बाद में बात करते हैं हम सातवाहन वंश की। देखिए सातवाहन वंश कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी, वहाँ पर था ये। घाटी में सिमुक नाम का व्यक्ति था, उसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। लगभग 60 ईसा पूर्व सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल जो है 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद में आता है सातकर्णी प्रथम, जो है सातवाहन वंश की। इसमें देखिए इसने जो है शक्ति और सत्ता का सबसे ज़्यादा विस्तार करा था। देखिए सिमुक के बाद में सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम
की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित करी थी। उसके बाद में देखिए वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया था जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री ने उज्जैनी अर्थात सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित करी थी। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। उसके बाद में देखते हैं, देखिए प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिष्ठित किया था। विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तक उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके काल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे, कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ करी थी। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य तथा विहार बनवाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा, 45 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए गुप्त काल की। देखिए गुप्त काल की मोटे रूप पर वैसे बात कर लेते हैं। देखिए गुप्त काल की जो है स्थापना, मतलब जो गुप्त का साम्राज्य जो था, जो देखिए 275 से 550 ईसा पूर्व तक रहता है। देखिए गुप्त साम्राज्य की अगर बात करी जाए कि भाई गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो करने वाला था वो कौन था, अगर हम शुरू से अगर बात करें गुप्त काल की, तो देखिए पूना के ताम्रपत्र के अनुसार यह गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना गया है? घटोत्कच को। और वैसे देखिए श्री गुप्त को माना गया है। और वास्तविक जो संस्थापक माना गया है वो माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। और देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने देखिए महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण करी थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने देखिए कुमार देवी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे जो चांदी के थे। कुमार देवी जो थी वो लक्षवीय राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं इसमें ये देखिए उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईसा के लगभग समाप्त हो गई थी। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आया, जो कि 250 ईसा तक शासन करते हुए उसके बाद 275 में गुप्त वंश का अस्तित्व आया था। ये देखिए 275 ईस्वी तक गुप्त वंश अस्तित्व में आया था। इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना गया है। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्री गुप्त का परपौत्र कहा है। देखिए जो समुद्रगुप्त जो प्रशस्ति है उसमें प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें देखिए समुद्रगुप्त ने कहा है कि भाई श्री गुप्त का मैं क्या हूँ? परपौत्र। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये इसके दादाजी हो गए। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ, उसकी उपाधि महाराज थी। सबसे पहले श्री गुप्त थे, उसके बाद में घटोत्कच थे। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं हम। देखिए वास्तविक जो राजा था गुप्त साम्राज्य का वो था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका काल था देखिए 320 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण करी थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने देखिए लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया था, जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त देखिए चंद्रगुप्त का बेटा था, चंद्रगुप्त प्रथम का।
चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श क्या था? देखिए समुद्रगुप्त का आदर्श क्या था? दिग्विजय और एकीकरण। वह साम्राज्य में विश्वास रखता था। उसका दरबारी कौन था? हरिसेन। किसका? समुद्रगुप्त का। हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इस द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 समूह में बांटा गया है। गंगा यमुना दोआब राज्य, पूर्वी हिमालय का राज्य, उसके बाद में तीसरा जो है पूर्वी विंध्य क्षेत्र का राज्य, आठविक राज्य और पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध नहीं हारा था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सकता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हो मिलता है हमें, जिनसे ही तो पता चलता है कि भाई उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। यह कविराज भी कहा गया है इसको। वह संगीत में भी निपुण था। कौन? समुद्रगुप्त। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते भी मिली है। किसकी? समुद्रगुप्त की। कि समुद्रगुप्त एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए उसकी तस्वीर है। विष्णु का भक्त था। कौन? समुद्रगुप्त। दूसरे धर्मों का इसने समान रूप से आदर कराया। देखिए सभी धर्मों का ये आदर करता था। ऐसे नहीं था कि भाई वो अपने खुद के ही वैष्णव धर्म का ही आदर करे, ऐसा नहीं था। उसके बाद में देखते हैं, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो था वो देखिए 380 से 412 तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा बढ़ाया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासिका बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था और शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो देखिए ये एग्जाम में अधिकतर ये वाली उपाधि पूछी जाती है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी थी। उसके बाद में आते हैं, देखिए कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इसका जो काल था वो देखिए 414 से 455 तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में आते हैं, देखिए स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व तक। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये देखिए, अब देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को म्लेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने देखिए अतः हूणों को पराजित कर दिया था। अब देखिए बाकी का जो वीडियो है वो कल बनाएंगे। गुप्त वंश की जो कलाएं रह गई, गुप्त वंश की जो संस्कृति है, वहाँ का प्रशासन कैसा था, वो नेक्स्ट वीडियो में गुप्त वंश के सेकंड पार्ट में बनाएंगे।